कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क कार्य क्या होता है। हमारी टीम बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। हमारे सर अतुल सर, हिमांशु सर जो जुटे हुए हैं। आपको लेखपाल की स्पेशल फ्री क्लासेस दी जा रही, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और इसके बाद हम लोगों ने जो वीडियो री एग्जाम होने वाला है, शायद होगा ही निश्चित रूप से, तो उसके बारे में भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो अतुल सर के द्वारा कराए जा रहे हैं। आप लोग उनको भी देखते रहिए। और बहुत सारी मेहनत की जा रही है जो आपके लिए ही है। और जितनी भी क्लासें सब निःशुल्क रूप से आपके लिए हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए हैं, कि आप लोग भावी लेखपाल वीडियो सेक्रेटरी बनिए और समाज की सेवा करिए। तो आप लोग लगातार हमारा साथ देते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क कार्य क्या होता है। वर्क है ना, तो वर्क आप लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। वर्क क्या होता है, कार्य। कार्य क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखो फिजिक्स, अन्य सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि जब सुबह से शाम तक पढ़ते रहे, थक गए, लेटे रहे या कुछ और करते रहे, या खाना खाया, या बैठे बैठे या ऑफिस में कंप्यूटर चलाते चलाते थक गए, तो ये सारे कार्य जो हम सामान्य जीवन में कहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में, भौतिक विज्ञान में इस कार्य को हम लोग कार्य नहीं मानते। यहाँ पे कार्य मानने की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, और जो उन शर्तों का पालन करता है तो हम कहते हैं कि साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, कि वो हमारा कार्य हुआ है। तो पहली शर्त क्या है, कहते हैं कि कार्य कब माना जाएगा, जब किसी वस्तु पर क्या लगा हो, जब किसी वस्तु पर बल लगा हो। जब किसी वस्तु पर क्या लगा हो, आरोपित हो। जब किसी वस्तु पर क्या आरोपित हो, बल आरोपित हो। तो पहली शर्त यही है कि जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित होगा, बल को हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से। बल कौन सी क्वांटिटी है, सदिश राशि, ठीक। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि ये बल तो लगा है, लेकिन इस बल के लगे होने के बाद भी इस बल का इफेक्ट है कि नहीं उस पर। अगर इफेक्ट है तो कैसा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल हमारा क्या कर सकता है, बल उस वस्तु को विस्थापित कर सकता है, उसके आकार को बदल सकता है, उसकी आकृति को बदल सकता है। तो यहाँ पे दूसरी शर्त क्या है कि बल के लगाने से उसमें क्या होना चाहिए, बल लगाने से विस्थापन होना चाहिए। बल लगाने से क्या होना चाहिए, विस्थापन। तो देखो दो शर्तें होनी चाहिए, बल लगाने से विस्थापन होना चाहिए। और विस्थापन भी कैसा, बल की दिशा में। विस्थापन कैसा होना चाहिए, बल की दिशा में। तो अगर आपको ये दो शर्त क्लियर है तो आप कार्य को निश्चित रूप से समझ सकते हैं। तो कार्य क्या होता है, कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन अलग है, तो हम लोग, चूंकि विस्थापन हमारी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसको हम बल की दिशा में ला सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक हमारी वस्तु रखी हुई थी, इस वस्तु को मैंने एक डोरी लगाकर ऐसे एफ बल लगाकर इसको खींचना चालू किया। बचपन में हम लोग मेला से कुछ भी खिलौना लाते थे, रस्सी बांध के ऐसे खींचते थे, तो हम इसको ऐसे फोर्स लगाते थे और ये नीचे धरातल पे ऐसे चलती थी, ये हमको पता है। तो हम क्या देखते थे कि विस्थापन तो हमारा ऐसे हो रहा है, बल हम उधर लगाए हुए हैं, लेकिन हमने कार्य की परिभाषा में क्या पढ़ रखा है कि हम बल लगाएंगे और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसकी दिशा में ले जाते हैं, अर्थात बल को किसकी दिशा में ले जाएंगे, विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो हम दो चीजें कर सकते थे, या तो इसको इधर लेके चले जाए या तो इसको इधर लेके चले जाए। तो हम इस बल को इसकी दिशा में ले आए तो बल इधर हो जाएगा और विस्थापन भी इसकी दिशा में हो जाएगा, और हमारी दोनों शर्तें हो जाएंगी। तो हमने कहा इस बल को हम लोग क्या, हमने कहा ये अगर विस्थापन से मान लीजिए कितना कोण बनाता था, थीटा, तो हमने कहा इसको हम बल की दिशा में मोड़ लिए, किसकी दिशा में। और जब बल की दिशा में लाए तो याद रखना, जब हम कोण की डायरेक्शन में ले जाते हैं तो कास थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, और विपरीत ले जाते हैं तो साइन थीटा से कराते हैं। निकालने का तरीका है, निकाल लेना, वो साइंस अलग से मामला है, लेकिन यहाँ इतना याद कर लेना कि बल की दिशा में ले जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कास थीटा से, ठीक है। और विपरीत ले जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, साइन थीटा से। तो हम बल की दिशा में ले जाएंगे तो इसकी दिशा में ले गए तो ये क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा, और विस्थापन हमारा कितना, डी। तो हमको पता चल गया हमारा यहाँ पे फोर्स कितना काम कर रहा है, एफ कास थीटा, विस्थापन कितना, डी। तो अगर हम लोग लिखेंगे कार्य इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा इंटू डी, और मैं इसको ढंग से लिख लूं तो क्या हो जाएगा, एफ डी कास थीटा, ठीक। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, एफ डी कास थीटा। तो हमारा कार्य बराबर क्या होता है,
एफ डी cos थीटा। सामान्य में हम लोग क्या लिखते हैं, बल गुणे विस्थापन कैसे होता है हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु कुछ इस तरीके से रखी होती, किस तरीके से रखी होती कि वो जो हम फोर्स लगाते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में होता। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने कहा ये हमारी एक वस्तु रखी हुई थी, हमने इधर ही को फोर्स लगाया और विस्थापन भी इधर ही को हो रहा, तो हम क्या देखते हैं, विस्थापन और बल दोनों अलांग दी हैं, एक ही दिशा में है, तब तो हमारी शर्त हो गई। और जब एक ही डायरेक्शन में होगा, देखो पहले कुछ कोण बनाता था, कुछ कोण कितना था, थीटा, मोड़ते गए कम होता गया, जब एक ही दिशा में हो गया थीटा कितना हो गया, 0। तो हम क्या कहेंगे, जब थीटा हमारा 0 हो गया, 0 थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री कब हुआ, जब एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, ठीक है। कब हुआ, जब एक ही दिशा में है, ठीक। तो कोण हमारा कितना बना, 0 बना। तो अगर हम cos थीटा की है 0 रख दें, और सबको पता cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 याद रखेंगे हम लोग, है ना। तो F बराबर एफ डी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने क्या लिख लिया, W इक्वल टू एफ इंटू डी। और हम सब लोग सामान्य ऐसे ही याद करते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, हम लोग ये याद रखेंगे और हमारा काम आता रहेगा, ठीक। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इसमें हमने मान लिया है कि जो हमारा बल है वो विस्थापन की दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बल के बारे में यही पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि जो कार्य होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 जूल कार्य क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 जूल कार्य कभी कभी पूछते हैं। तो पहली चीज तो ये, जो बल का मात्रक होता है, सॉरी, जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, तो जो कार्य का मात्रक इसमें एमकेएस सिस्टम में आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, जूल होता है। क्यों जूल होता है, बल गुणे विस्थापन। और इसका दूसरा मात्रक निकालना चाहे तो हम लोग लिख सकते थे, बल को हम लोग किससे लिखते हैं, न्यूटन से लिखते हैं, और विस्थापन को मीटर से लिखते हैं। तो हम दूसरा भी लिख सकते थे, न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर। और चेंज करना चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते थे, न्यूटन को किसमें, एम इंटू ए लिखते थे, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब मीटर प्रति क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते, एम ए लिखते, ये होता हमारा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर ऊपर था तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 यूनिट और हो सकती है, आप लोग कर सकते, लेकिन इतनी जरूरत नहीं। दूसरा, सीजीएस सिस्टम में आप लोगों का जो कार्य का मात्रक है वो पूछा जाता है। तो कार्य का मात्रक वहां पे जो देखो, इसमें एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है, सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग, अर्ग होता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि एक अर्ग और 1 जूल में क्या रिलेशन है, तो आप लोग याद रखेंगे तुरंत, कभी ऑप्शन में आ जाएगा कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग का होता है, तो आप लोग लिख लेंगे 10⁷ अर्ग, ठीक है। दोनों वैज्ञानिक हैं, इनके सम्मान में इनके सरनेम के साथ रखा गया है, ये जूल एमकेएस में, अर्ग सीजीएस सिस्टम में, ठीक। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो यहां तक की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कभी कभी पूछे कि 1 जूल कार्य कितना होता है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए 1 जूल कार्य, तो हम कहते हैं 1 जूल कार्य कितना होगा, हमको पता है, फार्मूला हमने देख लिया, एफ इंटू क्या होता है, डी। हमने कहा 1 जूल कार्य, तो हम कहते हैं अगर एफ हमारा कितना हो, 1 न्यूटन हो, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन का बल लगाने से अगर किसी भी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उसी दिशा में होता है, तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा, हम दोनों की 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल की परिभाषा आप लोग तुरंत बता देंगे कि 1 न्यूटन का बल लगाने से यदि उसी दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो कितना होगा, 1 जूल कार्य होता है। अच्छा, कभी कभी एक कंफ्यूजन और होता है कि 1 न्यूटन होता कितना है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है, और M को अगर हम लिख दें, कोई वस्तु अगर पृथ्वी पे रखी हो तो वहां पे A की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, G लिखते हैं, ठीक, गुड। अब हमने कह दिया कि अगर 100 ग्राम की वस्तु है, 100 ग्राम की वस्तु को हम लोग अगर कीजे में लिखे तो 0.1 kg लिखेंगे, और जी का अप्रॉक्स मान अगर 10 रखें तो कितना हो जाएगा, 10 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1, और ये एफ का मात्रक कितना होता है, 1 न्यूटन। बहुत आसानी समझ में आ गया। मान लीजिए ये हमारा 100 ग्राम का होता, ये 100 ग्राम की चीज अगर अर्थ पे रखी होती तो जी कितना नीचे लगा होता, 10 लगा होता, और ये इतना,
और हमने कहा ये अगर केवल इस पे मैंने हाथ पे ऐसे रखा हुआ है तो जी नीचे 10 काम कर रहा है, 100 ग्राम 0.1, अर्थात मैं इसको ऐसे उठाए हुआ हूं तो मैं कितने न्यूटन का बल लगाया हुआ, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बड़ा आसान हो गया। अब 1 न्यूटन का बल मैंने इसको उठाने के लिए इतने में लिया हूं, अब मैं इसको केवल 1 मीटर ऊपर लेकर ऐसे चला जाऊं इस हाइट तक की, तो मैंने कितना काम कर दिया, 1 जूल कार्य कर दिया। तो समझ पाए 1 जूल कार्य करना बहुत आसान है, केवल मुझको इसको उठा के 1 मीटर ऊपर करना, मैंने 1 जूल कार्य कर दिया। ठीक है, और 1 जूल कार्य बहुत छोटा होता है, तो यहां तक की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर जूल, इसके बाद आता है, पूछा जाता है कभी कभी कि सामर्थ्य क्या होता है। आप लोग याद रखेंगे कि सामर्थ्य के बारे में, सामर्थ्य एक प्रकार की क्या है, कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है कि वो कार्य करने की, वो मतलब कि उस समय में कितना काम कर लेता है। मैं सामान्य उदाहरण के साथ कहूँ, आप घर में कोई मजदूर लगाते हैं और आपने देखा कि आपको घर नीचे ईंटें रखी हुई थी 500 और आपने 2 मजदूर लगाए, आप देखते हैं कि 1 घंटे में दोनों मजदूर ऊपर ईंटें चढ़ा देते हैं 500, लेकिन आपने क्या देखा कि एक मजदूर उसी 1 घंटे में 300 ईंटें लेके चला गया ऊपर और दूसरा वाला मजदूर केवल 200 लेके गया। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये वाला मजदूर ज्यादा काम कर लेता है जो 1 घंटे में 300 लेके गया। क्यों? क्योंकि मैंने समय को फिक्स किया, अरे 1 घंटे में तो 300 चढ़ा रहा है, मतलब 300 चढ़ाना क्या हो गया, 300 कार्य हो गया उसका, अर्थात उसने उतने कार्य को, मतलब ज्यादा कार्य को कम समय में कर लिया और ये उतने कार्य को क्या कर रहा, ज्यादा समय लेगा। इसको अगर 300 ईंटें चढ़ानी होगी तो ये समय और बढ़ा देगा। तो हम क्या देखते हैं, या मैं दूसरा देखता हूं कि एक रस्सा कूद में एक आदमी, एक लड़का जो है ऊपर चढ़ता है तो जो है 5 मीटर चढ़ने में वो 10 सेकंड ले लेता है, दूसरा चढ़ने में 5 मीटर चढ़ने में 15 सेकंड लेता है। तो हमने क्या देखा, ये तो 10 ही सेकंड में 5 चढ़ गया। तो हमको क्या समझ में आया कि जो कम समय में ज्यादा कार्य कर ले जा रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है। तो क्षमता को आप, सामर्थ्य को आप लोग कैसे रिलेट कराएंगे कि कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पावर से, उसकी पावर कितनी। तो हम लोग कह देंगे जो ज्यादा कार्य कर ले जा रहा है उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, जिसकी कार्य करने की दर, तो हम क्या कहेंगे, सामर्थ्य क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, दर मतलब कितने समय के साथ वो कितना काम करता है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती। सामर्थ्य, देखो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं तो हमको इनमें से छांट के ही लगाना होगा। तो हम कहते हैं कि कोई टी समय में W काम करे अगर, तो 1 यूनिट टाइम में वो कितना काम करेगा, W/T। बचपन में निकाला 5 पेन का 20, तो 1 पेन का 20/5, तो वही 1 यूनिट टाइम में जो भी करता है यही तो इसकी दर कहलाती है। और 1 यूनिट टाइम ही क्या है, सामर्थ्य। तो सामर्थ्य इक्वल टू क्या हो गया हमारा, W/T। ठीक है, अर्थात सामर्थ्य बराबर, आपकी परिभाषा क्या आ गई, सामर्थ्य बराबर कार्य किया गया कार्य अपान समय। ठीक, लिया गया समय, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। और सबको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो कभी एक ऑप्शन में पूछेगा सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो सामर्थ्य का मात्रक आप लोग क्या बताएंगे, जूल प्रति सेकेंड होता है। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कार्य, सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड होगा। इसके बाद सामर्थ्य में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, तो हम लोग सामर्थ्य के बाद बढ़ते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्षमता को हम कहेंगे कि ऊर्जा क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि जब भी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता विद्यमान है तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी है। अगर किसी भी वस्तु में ऊर्जा नहीं है तो वो कोई भी कार्य कर नहीं सकती। बचपन में आप लोगों ने रबड़ लेते थे तो क्या करते थे, क्लास में आगे वाले बच्चे को मारते थे। कुछ बच्चे जब कमला पसंद खाने वाली आदत होती थी तो क्या करते थे, कमला पसंद खाते थे, फिर उसको जो है पैकेट को मरोड़ कर क्या बना लेते थे, रबड़ घर से लेके आते थे, वो खींचते थे और आगे वाले लड़के को टिक करते थे और फिर उसको नीचे कर लेते थे, नजर नहीं आता था। लेकिन अगली बार फिर मारना होता था, अब वो देखते थे कि उसकी अगली वाली सीट को मारना है तो वो उसको और ज्यादा खींचते थे, और सबसे आगे वाली सीट पे टिक करना होता था तो उसको और ज्यादा खींचते थे। तो हम लोग खींच खींच कर क्या करते थे, हम लोग जब खींचते थे तो क्या करते थे कि उसके अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते थे, अर्थात जितनी ज्यादा उसको हम ऊर्जा देते जाते थे उसके अंदर की कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती थी और हम सबसे आगे वाले बच्चे को टिक कर लेते थे। तो हम कहेंगे कि ऊर्जा क्या है,
कार्य करने की जो इसमें क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है, तो आप लोग कोई ऊर्जा पूछे तो आपको ऊर्जा में क्या बताएंगे? ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती। ठीक, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती। ऊर्जा बहुत प्रकार से होती है, जैसे मैंने पहली चीज कहा, मैंने खींच के स्टोर की। ऊर्जा में कई तरीके से, धनुष में भी आप लोग बचपन में बाहुबली भी देखी होगी, जब वो 3-3 कमानी खींचते हैं तो खींच के वो क्या कर रहे होते हैं? बाहुबली देव सेना के साथ जब उसको खींचते हैं तो क्या करते हैं? उसके अंदर की ऊर्जा को वो बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे छोड़ दें बाण आगे नहीं जाएगा, जितना ज्यादा खींचते हो वो तीर उतने ज्यादा आगे चल कर जाती है। तो ऊर्जा कई प्रकार से होती। दूसरी ऊर्जा, ये डस्टर ऐसे रखा हुआ, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, मैं इसको ऊपर उठाता हूं, मैं इसको ऊपर उठाता गया, किसके संदर्भ में? पृथ्वी। और जब भी कोई अर्थ के संदर्भ में हम किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। याद रखना, अगर ये इस पर भी रखी हुई, हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता नहीं, लेकिन ये धीरे से अगर खिसका और खिसक के मेरे पैर पे गिरे तो मेरे पैर को चोट पहुंचा देगा। इसमें तो कार्य करने की क्षमता है, इसलिए हमको क्या नजर है? कार्य करने की तो क्षमता है, लेकिन कब? मैं चलता जा रहा हूं, जमीन पे कोई चीज रखी हुई, मैं यहाँ पे रखा हूं, कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन जैसे छूटा नीचे जाने लगा, कार्य करने लगा। तो इसलिए कभी भी जब गुरुत्वीय स्थिति, गुरुत्वीय संदर्भ में निकालते हैं तो हम लोग सापेक्ष निकालते हैं। कैसा निकालते हैं? सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब कि जहां से लेते हैं हम उसको शून्य मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं इसको उठाता हूं यहां से, इसके पास पहले 50 जूल है, लेकिन वो तो हमारा काम नहीं कर रही। हमको अगर यहाँ पे इसको फिर से गिराना है, मैंने इसको उठाकर 50 जूल ऊर्जा दी। ऊर्जा देना आपको पता चल गया कि 100 ग्राम की वस्तु को 1 मीटर उठाते हैं, 1 जूल मैंने काम कर लिया। तो ये 100 ग्राम की वस्तु है, इसको मैं 50 मीटर उठा लूं, मैं 50 जूल कार्य कर चुका हूँ। ठीक है, इसको मैंने 50 मीटर उठाया, 50 जूल मैंने कार्य कर दिया, छोड़ता हूं तो यहीं तक आती है। तो पहले कितनी हमसे कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इसको रिलेटिव टर्म में लेते हैं। ठीक है, सापेक्ष। तो अगर किसी वस्तु को अर्थ के संदर्भ में ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो आप लोग पहला लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पहले मैं लिख दूं स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वही जब हम स्टोर करते हैं किसी भी वस्तु को खींच के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अर्थ के संदर्भ में हम किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने में उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो आप लोग किस ऑप्शन में जाएंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद दूसरी आती है कि जब मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं, जैसे रबड़, मैंने इसको खींचा और खींच के मैं छोड़ता हूं, फिर वो वापस चली जाती, और खींचा फिर चली गई, और मैंने इतना खींच दिया कि वो वापस जा नहीं पाती। तो जब तक वो वापस जाती रहती, हम कहते हैं इसके अंदर प्रत्यानयन बल कार्य करता रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अर्थात उसके कारण हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? तनाव आता है। तो हम कहते हैं इसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो रही है? प्रत्यास्थ ऊर्जा। इनके बारे में जब डीपली हम अलग से पढ़ेंगे तो दूसरी कौन सी होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा संचित होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा। और जैसे तनी हुई डोरियां, ये सब बहुत सारे ऊर्जा के संदर्भ में हो सकता है। इसके बाद ऊर्जा के हम लोग विभिन्न स्वरूप पढ़ेंगे। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, कुछ इनके बारे में जानेंगे। ऊर्जा का स्थानांतरण याद रखना, हम लोग ऊर्जा के संदर्भ में जब भी पढ़ेंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उन स्वरूपों में हम लोग देखेंगे। कुछ ऊर्जा हमारी क्या होती है, जैसे सोलर एनर्जी जो होती है, सौर ऊर्जा जो सूर्य के अंदर स्थित होती है, वो क्यों होती है उसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा आप लोग पढ़ेंगे, तो सबके जो भी एनर्जी पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो होती है। नाभिकीय संलयन किसके कारण होता है? नाभिकीय विखंडन में परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ये भी सब पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा में आप लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पे। सूर्य के अंदर की जो एनर्जी बाहर आती है वो भी किस पर होती है? नाभिकीय संलयन पे होती है। हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद और बहुत सारी ऊर्जा पढ़ेंगे। ध्वनि ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा कि जेट विमान वगैरह जाते हैं तो बहुत तेजी से कोई निकल जाए तो कभी कभी हमारे विंडो शीशा भी चटक जाते हैं, अर्थात उसने भी तो कार्य किया, तभी तो विंडो हमारी चटकी। तो जब भी कार्य करने की क्षमता होती तो हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा होती है। तो ध्वनि ऊर्जा भी होती। तो इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा होती है, जो चार्ज पास में रखे होते हैं। वैद्युत ऊर्जा, अगर कोई भी चार्ज समीप रखे होते हैं हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती। तो ये सारी ऊर्जाएं, जो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, हम लोग इनको पढ़ते रहेंगे। रासायनिक ऊर्जा पढ़ेंगे, जैसे सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती। और प्रकाश ऊर्जा आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश ऊर्जा, जब भी हम कोई दिया ये सब जलाते हैं तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा। फिर ऊष्मीय ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊष्मीय ऊर्जा के बाद यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, जब भी हम शरीर के द्वारा या यंत्र के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, हम कहेंगे जब भी कोई, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा होगा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हम कहेंगे जब भी कोई वस्तु v वेग से, m मास की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो उसके अंदर की जो गतिज ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट है। हम लोग इसको किसमें पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जब हम शरीर के द्वारा या यंत्रों के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम लोग किसी भी बाढ़ में क्या करते हैं, उसको खींचते हैं ना, प्रदंचा, तो वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी m मास की कोई वस्तु, m मास की, उसका द्रव्यमान कितना हो, m हो, और वो v वेग से चल रही हो, v वेग से गतिमान हो, ठीक है, तो उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होगी। तो हम लोग बताएंगे जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, 12mv² होती है। ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। ठीक। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हमने कहा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब भी किसी वस्तु को h ऊंचाई तक की लेके जाया जाए, पोटेंशियल एनर्जी को इस u से दिखाया जाए, m मास की वस्तु को अर्थ पे रखी हुई g और h ऊंचाई तक की लेके जाए तो उसके अंदर की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। और दोनों, फिर इसके बाद जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, इसमें यह कहता है कि किसी भी एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये इन दोनों का योग क्या होता है, नियत होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। दोनों आपस में बदलते रहेंगे लेकिन दोनों का योग कभी बदलेगा नहीं। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को, ये मैंने इसको ऊपर उठाया, मैं जब छोड़ता हूं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक है, जब नीचे जाने लगेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी और स्थितिज घटने लगेगी। लेकिन गतिज और स्थितिज इन दोनों का जो योग है Pe + Ke = क्या होगा, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, वो सदैव नियत होता है। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ तक की पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही हमारा पर्याप्त है। बाकी अब हम लोग ऐसा कुछ नया करने का चालू करेंगे, जैसे मतलब जो ऐसा करेंगे कि जो PDF स्कैनर के तहत हम लोग कराएंगे कि प्रैक्टिस जो पेपर है उनको सॉल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि आप लोग कभी कभी इसमें समस्या ये होती है कि आप पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में इनसे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो निकालना भूल जाते हैं कि हाँ पढ़ा तो था लेकिन ऑप्शन में याद नहीं आता, ऐसे ऐसे होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे और समझाया जाएगा कि पीछे कैसे हम लोग पढ़ चुके। तो हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, तो पहले डीपली गहराई से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए, RRB, NTPC, ग्रुप D या SSC, CGL, CHSL, इन जितने भी परीक्षाओं में, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, हम लोग उनको कराते रहेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, हमारी टीम उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। हमारी टीम आपके लिए है। और आप लोग कभी भी किसी भी समय कोई भी समस्या होती तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए, सर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा करिए, कुछ सुधार करिए, जिससे हम लोग भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ लोग जो है सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि चुनाव के समय आप लोग युवा नेता बने हुए हैं, लेकिन चुनाव हो जाएगा उसके बाद जितने भी युवा नेता भी हैं वो भी हम चाहेंगे कि अपनी लेखपाल और वीडियो की परीक्षा में पुनः जुट जाएं, क्योंकि नेता लोग अपने 5 साल में पुनः बिजी हो जाएंगे और आप लोग 5 साल के लिए फिर खाली होने
वाले हैं। तब तक के लिए आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।